बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरा नाम सलमान जमील अवैसी है और मैं लॉयर हूँ। लाहौर के अंदर बेस्ड हूँ और अदालत के प्रोफेशन से ताल्लुक़ है। आज का हमारा टॉपिक है, आज की हमारी मीटिंग का टॉपिक है वो है कि आप वकालत है उसको कब और कैसे शुरू करें। वेयर एंड हाउ टू स्टार्ट योर लॉ प्रैक्टिस। वेयर एंड हाउ टू स्टार्ट, कैसे किधर कब आपको वकालत की प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए और उसको किस तरीके के साथ आप स्टार्ट करें। मेरे पास चैट का स्क्रीन ओपन है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग कोई सवाल हो चैट के। बुनियादी तौर पर तो वकील एक प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है और एक इंटेलेक्चुअल्स का प्रोफेशन है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर लीगल एजुकेशन को जिस कदर टफ होना चाहिए था, ये उतनी ही आसान रही है। आज से चंद साल पहले तक 3 साल की लॉ की डिग्री बीए के बाद हो जाती थी और लोग सिंध से और रिमोट एरिया से घर से बैठे सिर्फ एडमिशन भेजते थे और 2-3 साल बाद डिग्री आई। बदनसीबी ये है कि इस प्रोफेशन के अंदर बहुत सारी ब्लैक शीप्स भी एक्सपोज हुई हैं, जिन्हों में जाली वकला की तादाद है। और ये भी हमें सुनने को मिलता है और देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो सीनियर वकील थे वो भी इसमें शामिल थे, जिनको अब बार काउंसिल जिनके खिलाफ अपनी कार्रवाई भी कर रही है और एक एफर्ट भी की। 2018 के बाद से लॉयर्स के प्रोफेशन के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये तय हो गया कि डिग्री जो है वो 5 ईयर्स की होगी और उसके बाद 3 साल डिग्री को खत्म कर दिया गया और 5 साल की जो डिग्री है वो अब पाकिस्तान में कराई जाती है। इसका बुनियादी मकसद, इसकी रूट कॉज एनालिसिस अगर किया जाए, इसकी ऑब्जेक्टिव देखा जाए इस डिसीजन का, तो वो ये था कि लीगल एजुकेशन को वो इम्पोर्टेंस दी जाए, वो वेटेज दिया जाए कि अच्छे वकील ही मार्केट के अंदर आए जो कि वकला का, इस प्रोफेशन का, इस बार का नाम रोशन। तो अब मैं देखता हूं कि अब जो नए लॉयर्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, जब आप स्टूडेंट ऑफ लॉ बनते हैं तो आपको लॉ में स्टूडेंट के लिए बनने के लिए, एडमिशन लेने के लिए एक एडमिशन टेस्ट से गुजरना पड़ता है जो कि चंद साल पहले नहीं था। और अब आपको ग्रेजुएट होने के बाद एक ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट भी देना पड़ता है, लॉ गैट भी देना पड़ता है, जिसके बाद आप एलिजिबल होते हैं कि आप बार के अंदर इनरोल हो जाएं। और अब तो हमारी जो पंजाब बार है ये तो माशाल्लाह अब वोकेशनल कोर्सेज का एहतमाम भी कर रही है। और मैं समझता हूँ कि बारों को रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टैंडिंग, इवन जूनियर और सीनियर, they both should attend the bar vocational course in the Punjab Bar Council। ये तमहीद जो मैंने अभी बांधी है, जी आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी ये वहीद साहब को आवाज शायद नहीं आ रही, प्लीज कोई और अगर है तो कंफर्म कर दे कि आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को। जी ठीक है। ये जो मैंने एक प्रीफेस, एक जो मैंने मुकदमा अपने आज के टॉपिक का जो रखा है, जिसमें मैंने आपको लीगल एजुकेशन का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया है कि ये कैसे थी और अब इसमें क्या एफर्ट्स की जा रही हैं कि ये एजुकेशन भी बेहतर हो। आप देखिए कि एमबीबीएस में किसी ने दाखिला लेना हो तो बच्चे पे 8वीं जमात से ही मेहनत शुरू हो जाती है, क्योंकि बचपन से ही शुरू हो जाता है कि जी तुमने इसने डॉक्टर बनना है तो उसने एंट्री टेस्ट की तैयारी भी करनी है। बड़ी बड़ी अकेडमियां खुली हुई हैं डॉक्टर बनाने के लिए। इंजीनियरिंग की अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए, यूईटी के लिए भी उसी तरह इक्वली सेम सेम एफर्ट पुट करने पड़ती, जबकि लॉ में ऐसी कोई चीज नहीं थी और लॉयर धड़ाधड़
और थोक के हिसाब से मार्केट के अंदर आ रहे थे, जिसकी वजह से प्रोफेशन ऑफ लॉ का वो इमेज भी डिस्टॉर्ट हुआ है, जो इसका इमेज होना चाहिए रिस्पेक्टफुल लोगों में और आम लोगों में, नॉन लॉयर्स में इसकी वो इमेज थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है। लोग आपसे खौफ के साए तले तो इज्जत कर लेंगे, लेकिन इस वजह से कि आप एक वकील हैं, आपको पहले नेगेटिव अंदाज में जज किया जाएगा। अब ये जो मैं बात, आज का टॉपिक जो है, उसके लिए मैंने ये मुकदमा इसलिए बांधा है कि वकील कामयाब ही वही है जिस वकील के पास ये स्किल है। इसको प्रैक्टिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सीखी भी जा सकती है और इसको वक्त के साथ साथ इनहेंस किया जाता है, और ये डे वन से प्रॉफिटेबल होती है। आप देखिए कि प्रैक्टिस जो है वो डे वन से प्रॉफिटेबल है। आपके पास पहला ही क्लाइंट प्रॉफिटेबल है, दूसरा क्लाइंट प्रॉफिटेबल है, तीसरा क्लाइंट प्रॉफिटेबल है, एंड सो ऑन। इसलिए ये प्रैक्टिस है, और ये वक्त के साथ साथ आपको माहिर करती चली जाती है। आप देखिए कि अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्टों के जो वहां के जजेस हैं, वो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो तो अपनी जो रिटायरमेंट की एज होती है वहां पर जाके उनको पीक मिलता है, यानी वो एक अच्छे और लीगली तौर पर ज्यूरिस्ट और वाइज होते ही उनको काम पे हैं जब उनको जब इस एज तक पहुंचते हैं। तो सिमिलरली वकील भी जब अपने इस प्रोफेशन के साथ सिंसियरली वक्त गुजारता है तो इवेंचुअली प्रैक्टिस के अंदर वो माहिर माहिर कानून बन जाता है। इसको बद बदकिस्मती कहें, बदनसीबी कहें, हमारा हमारे वकला का गैर जिम्मेदाराना रवैया कहें, तो इस प्रोफेशन में आने की जो तालीम है उसके अंदर इसको स्टार्ट करने का, इसको प्रैक्टिस करने का, इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के बारे में कोई बात ही नहीं की जाती, ना सिखाया जाता है, ना बताया जाता है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं। तो मेरा जो आज का मशवरा है लोगों के लिए इस टॉपिक के ऊपर, और जो मैं अब उन पॉइंट्स पे आने लगा हूं कि जब एक स्टूडेंट वकील बन जाता है तो उसको क्या करना चाहिए। जी, अभी शायद आवाज मेरी दोबारा आ रही होगी। ये बीच में म्यूट हो गया था शायद होस्ट की तरफ से गलती से। अब इस सारी तमहीद को आपने मेरी सारी आगे की गुफ्तगू में रिलेट करना है और एक साथ लेके चलना है। एक तो हमने ये इमेज देख लिया लॉयर की एजुकेशन और रोड स्टेप टू बिकम अ लॉयर, किस तरह वकील बनता है, और अब क्या उसमें एफर्ट्स होती है। अब वकील बनने के साथ आगे क्या करना चाहिए। आप ये देखें कि 9वें या 10वें सेमेस्टर का जो लड़का होता है, मैं समझता हूं कि उसको अपनी जिंदगी में मेजर चेंजेस लेके आ जाने चाहिए। उसको स्टूडेंट लाइफ वाली रूटीन से प्रोफेशनल लाइफ वाली रूटीन में शामिल हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये होता है कि जो नया एंट्रेंट है, जो नया लॉयर बन के आता है और किसी चैम्बर को ज्वाइन करता है, उसको 6 महीने तो सुबह 7 बजे दफ्तर में आने के लिए लग जाते हैं। 6 महीने तो 6 महीने तक तो वो दफ्तर में सुबह 7 बजे तक ही नहीं पहुंचता। 10 बजे की आदत बनी हुई होती है पिछले 5 साल की, और वही कंटिन्यू हो रही होती है। So once you are leaving your student life and entering into a professional life, you have to change your attitude towards life. You have to change your daily routine towards your life. आप चैम्बर जा आप अब हम तस्वुर कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसने लॉ की डिग्री हासिल कर ली है, और उसके बाद उसने लॉ गेट भी पास कर लिया है, और लाइसेंस भी आज उसको मिल गया है। उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहली और बुनियादी चीज समझने के लिए जरूरी है कि ये एक डिसिप्लिन है। एडवोकेसी एक डिसिप्लिन है, एक प्रोफेशन है, हम लोग टेक्नोक्रेट्स कहलाते हैं, और इसको सीखा जाता है। सीखने के लिए, जैसे कि आप यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे होते हैं कोर्स, तो कोर्स को पढ़ाने के लिए एक उस्ताद चाहिए। इसी तरह वकालत को, एडवोकेसी को, इसके स्किल्स को सीखने के लिए आपको एक उस्ताद चाहिए।
यानी कि आपको एक सीनियर चाहिए जिसकी सुपरविजन के अंदर आप एडवोकेसी के स्किल्स को सीखें। अब इसमें मैंने कल भी शायद अपने लेक्चर में बात की थी, जरूरी है दोबारा करना, और वो ये है कि जब आप शादी करते हैं तो आप बीवी को और शौहर को अपने बच्चों के लिए जब तलाश करते हैं तो आप उसमें एहतियात करते हैं, देखते हैं कि जी उसकी माँ कौन थी, उसका बाप कौन था, उसका दादा कौन था, करते क्या है। यही एहतियात आपको सीनियर को चूज करते हुए करनी चाहिए। एक टाउट का शागिर्द टाउट बनेगा, एक प्रोफेशनल लॉयर का शागिर्द ही प्रोफेशनल लॉयर बनेगा। अगर एक लॉयर शाम को 4 मुख्तलिफ ऑफिस में जाके और थाने में जाके बैठता है कि जी मुझे एसएचओ साहब से दोस्ती करने पर केसेस मिलेंगे, तो आपको उसको हरगिज ज्वाइन नहीं करना। आपको एक प्रोफेशनल सीनियर लॉयर ज्वाइन करना है। वो प्रोफेशनल सीनियर लॉयर जो कि जिसके जिसकी डायरी बिजी हो, जिसके पास डेली के कई केसेस हो, वहां पर करने के लिए काम हो। और फिर आपको मुंशी का भी जूनियर बन जाना है, यानी उस दफ्तर के अंदर जो क्लर्क है उसका भी अपने आप को जूनियर बना लेना है, क्योंकि सिस्टम का हिस्सा आपको क्लर्क बनाएगा। वो सिस्टम का तो समझना कि ऑर्डर की कॉपी है कैसे ऑब्टेन करनी है, कैसे आपने नोटिस सर्विस करने हैं, कैसे आपने श्योरिटी बॉन्ड को फिल करना है, किस तरीके से आपने केस को फाइल करना है, कितनी कॉपीज बनेंगी, कितने सेट बनेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस सीक्वेंस में लगेंगे, ये सारी चीजें आपको मुंशी सिखाता है। मेरे मेरी फैमिली में काफी डॉक्टर्स हैं, मेरी सिस्टर, मेरे भाई, तो वो बताते हैं कि अस्पताल के अंदर जो वार्ड में डॉक्टर होता है, इंजेक्शन लगाना उसका काम नहीं होता। इंजेक्शन लगाना नर्स का ही काम होता है, और वो ही अक्सर लगाते हैं। तो आपको पहले तो नर्स का काम सीखना है, क्लर्क का काम सीखना है कि कोर्टों के अंदर क्लर्क किस तरह से ऑपरेट करता है। और मेरा मशवरा आपको ये है कि डे वन से आपने एक नीश ज्वाइन नहीं कर लेनी। डे वन से आपने ये नहीं करना कि आप पहले दिन ही वकील बने और आपने कह दिया कि जी मैं तो आज से कॉर्पोरेट लॉयर हूँ। ये काम नहीं करना। पहला 1 साल आपने जनरल प्रैक्टिशनर के तौर पर रहना है, जो काम आए करना है, जो काम आए करना है। अभी आगे मैं 2-3 एक किताब भी आज मैंने सामने रखी है, दफ्तर में बैठा हूँ, तो 1-2 आपको और बातें भी टिप्स मैं इसमें बताऊंगा। एक तो ये कि आपने जनरल प्रैक्टिशनर बनना है, सिविल कोर्ट के धक्के खाने हैं, कचहरी के धक्के खाने हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स और सिविल जजेस के सामने पेश होना है। मिसाल के तौर पे लाहौर के अंदर तो इनकी अदालतों का कोई हाल ही नहीं है, और बड़ी छोटी छोटे कमरे इनको मिले हुए हैं और बहुत ज्यादा रश होता है। और आप लाहौर में एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट जाएं तो जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, स्टेयर ऊपर चढ़ रहे होते हैं, तो एक साइड से लोग नीचे आ रहे होते हैं, दूसरी साइड से ऊपर जा रहे होते हैं। लिफ्ट इस तरह खचाखच भरी होती है। जो वर्किंग कंडीशंस हैं, जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, वो इतना अच्छा नहीं है वहां पर। उस ये वर्किंग सख्त वर्किंग इन्वायरमेंट आपके अंदर के सारे सारे आपके अंदर के कलफ को, आपके अंदर के सारे लगे हुए स्टार्च को और आपकी सारी अकड़ को एक दफा खत्म कर देता है, निचोड़ देता है। क्योंकि गर्मियों में आपने जब काला कोट पहना है और आप अदालतों में जा रहे हैं, तो ये तो सारे कॉलर्स आपके वाइट हो जाते हैं, सारा कुछ वाइट हुआ होता है, पीछे पता लगता है कि मेहनत कर रहा है वकील, जा रहा है आ रहा है। लेकिन सबसे एहतियात, अब स्टेप वाइज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लाइसेंस ले लिया। लाइसेंस लेने के बाद या उससे थोड़ा पहले, 6-7 महीने पहले, साल पहले, जब भी लॉयर को ज्वाइन करना है तो वो लॉयर टॉप लॉयर होना चाहिए, अपनी ज्यूरिसडिक्शन का माना हुआ लॉयर होना चाहिए। कोशिश करें सिविल और क्रिमिनल में से किसी को चूज कर लें। और वो बिजी लॉयर होना चाहिए, उसके पास काम होना चाहिए। और एक सवाल उससे जो यंग बच्चे हैं वो लाजमन पूछें, कि वैसे ही पूछें अदब में, एहतराम में, कि सर आप 2050 में, 2050 में, अभी 2023 चल रहा है, एक्सक्यूज मी, 2023 चल रहा है, तो 2050 में आप वकालत को कहाँ देखते हैं? अगर तो वो वकालत को अपग्रेडेड फॉर्म में देख रहे हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के इंटीग्रेशन के साथ देख रहे हैं, तो फिर सोने पे सुहागा है, फिर तो बहुत ही अच्छा है। वरना अदरवाइज भी आप जब उसको ज्वाइन करें सीनियर लॉयर को अपने,
तो आप उनके क्लर्क के भी क्लर्क बने और वहां से अपने आप को फाइल्स असाइन करवाएं, जितनी फाइल हो पड़े। एक दफा एक सीनियर लॉयर में स्टार्ट में था, तो केसेस का वो होता था कि जी किस तरह से क्लाइंट्स लाए जाएं, और बड़ा एक बिल्कुल सदीक जमान साहब लोअर कोर्ट से स्टार्ट करना चाहिए, हाई कोर्ट का तो लाइसेंस ही नहीं है आपको। लोअर कोर्ट, वो कहते हैं जो लोअर कोर्ट्स का वकील होता है वो एक आर्टिस्ट होता है, और जो हाई कोर्ट का वकील होता है वो उस आर्टिस्ट के ऊपर क्रिटिक होती है, क्रिटिक्स होती है उसके ऊपर। दोनों के अपने मकाम है, लेकिन जो स्टार्टिंग है वो तो लोअर कोर्ट से ही है और सिविल क्रिमिनल से। तो मैं आपको, अच्छा फिर आपने 4-5 सूट आपके पास होने चाहिए अच्छे यूनिफॉर्म। आप सस्ता यूनिफॉर्म सिलवाएं, 50-50 हजार का सूट ना खरीदें, लेकिन जितनी जल्दी हो सके 5 यूनिफॉर्म होने चाहिए। साफ सुथरी कॉलर हो आपकी, साफ सुथरी टाई हो आपकी, साफ सुथरे जूते हो आपके। लेकिन जब आप कोर्ट में जाएं तो कोर्ट के अंदर 15-20 मिनट का ही काम होता है, ज्यादा कभी कभार होता है कि कोई क्रॉस एग्जामिन है या कोई बड़े आर्ग्यूमेंट्स है फाइनल। मोस्टली अगर आप जा रहे होते तो कोई वेट हो गया, कोई इंतजार में हो गया, कभी जज छुट्टी पे है, कभी कुछ। तो आपने कोर्ट के अंदर चाय नहीं पीते रहना कि बाहर रूम में बैठ गए हैं चाय पी रहे हैं। आपने डेली की एक जजमेंट पढ़नी है, डेली की, साल की 365 जज। आपने जजमेंट का इंडेक्स अगर मेरे पास होता अभी मैं आपको दिखा देता शायद दूसरे ऑफिस में। तो ये तो बुनियादी स्टार्टिंग की बातें हैं। और कोशिश आपने सुबह 7, आपने अपने आप को, मैंने तो डेली एक्टिविटी लॉग भी बना लिया था, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको मैं एक डेली एक्टिविटी लॉग दिखाता हूँ। ये बड़ा हेल्पफुल था मेरे लिए, बड़ा इसने मेरे साथ नेकी की, और मैंने बड़ा कुछ इससे सीखा। आपको ये मैं दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर आपके साथ करता हूँ ना। आप लोग मेरे साथ हैं, मैं मतलब है कि आप जो पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें, आप लोग मेरे साथ साथ हैं या अभी सिर्फ रिकॉर्डिंग अकेला? ये आप लोगों को मेरी जो स्क्रीन है वो शेयर यहाँ से तो हुई है शेयरिंग। प्लीज कंफर्म कर दे कि मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। जी ठीक है। अच्छा अब ये देखिए कि ये डेली एक्टिविटी लॉग है, और इसके अंदर अगर आप ये देखें तो ये डेट, टाइम स्टार्टेड, टाइम एंडेड, टोटल टाइम, एक्टिविटी, और फिर प्रायोरिटी। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं सोच रहा था कि यार मेरा टाइम जाया ज्यादा होता है और यूटिलाइज कम होता है, तो इसकी क्या हल है, कैसे मैं इसको हल कर सकता हूँ कि मेरा टाइम ज्यादा यूटिलाइज हो और जाया कम हो। क्योंकि लॉयर की स्टेज में ये होता है कि आपने सुबह सुबह उठना है, आपने नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म पहनना है, नाश्ता करना है और अदालत आ जाना है। अब अदालत में आपका केस सुबह कॉल हो गया, और आपको जज साहब ने बताया लोअर कोर्ट में यंग लॉयर्स की बात कर रहे हैं, बल्कि हाई कोर्ट में भी तो बहुत ही ज्यादा वेट करना पड़ता है, कोर्ट में फिर कुछ गुजारा चलता है। तो आपको पता लगे जी 11:30 बजे का टाइम रख लिए कोर्ट ने, 2 बजे का टाइम रख लिए कोर्ट ने, ओपोनेंट काउंसिल अभी नहीं आया, और अब आपके पास फ्री टाइम है जिसके अंदर आप कोर्ट को में के करीब भी आपने रहना है और आपके पास फ्री टाइम भी है। तो बजाय कि आप उसको यूटिलाइज करें खाने पीने में, दोस्तों में, फजूल गप्पों में, वो आप पढ़ने में यूटिलाइज करें, पढ़ाई में। मैं पढ़ाई की तो मैं अभी पढ़ाई की दलील मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आए। अब ये डेली एक्टिविटी लॉग है, जब मैंने ये मैयर करना, जब मैंने कोशिश की कि यार मैं मैयर करूं कि तेरा मेरा टाइम एक्चुअली स्पेंड कहाँ होता है, तो मैंने ये एक एक्सरसाइज शुरू की। ये मैंने प्रिंट ले लिया, अगर आप लोग के तो मैं इसको फाइल में किसी तरह हो सकेगा तो आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, या आप ये देख लें, क्रिएट कर लीजिएगा। जब भी मैंने पूरा दिन जो भी मैंने काम करना, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई ब्रेक लेनी, चाय पीनी, पढ़ाई करनी, फाइल लिखनी, कुछ भी मैंने करना, तो सबसे पहले मैंने उस एक्टिविटी का यहाँ पर हवाला दे देना। मिसाल के तौर पे ये देख लें कि मैं जजमेंट पे पढ़ रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, और टाइम मैंने शुरू कर लिया है, और मैंने 9 बजे तक पढ़ ली।
टोटल मैंने 30 मिनट लिए। ये एक पर्चा प्रिंट करके आप यकीन करें कि मैं अपनी जेब में रखता था और उसकी जेब से निकाल के फिल करता था। लोग कहते थे कि ये किन कामों में पड़ गए हो, ये तो तुम पागल हो गए हो, ये तो टाइम जाया कर रहे। लेकिन आप यकीन करें कि ये ऐसी एक्सरसाइज है कि एक हफ्ता उस एक्सरसाइज करने के बाद मुझे एक्चुअली में पता था कि मेरा असल टाइम कितना गया। अब वो कैसे पता था कि ये इस टास्क को मैंने लास्ट कॉर्नर में प्रायोरिटीज के नंबर दे दिए कि जो 1 है वो लो है, मीडियम है, 2 है और 3 हाई है। तो मैंने ये रीडिंग जजमेंट हाई प्रायोरिटी का काम था, इसको 3 दे दिया। अब मैं लिख रहा हूँ कि मैंने अब जी ये अब मैंने अब अगला एक काम कर लेते हैं कि मैंने सेकंड लिख लिया कि जी तीसरी दफा मैं चाय पी रहा हूँ दिन में और मैंने फिर लिख लिया टी। तो अब ये लो प्रायोरिटी का काम था, हर वक्त चाय पीने की मुझे जरूरत नहीं थी। और इस पे भी मैं चूंकि दोस्त के साथ बैठा था, तो 9 बजे जब मैं बैठा चाय पीने तो पता लगा जी 9:45 या 9:43 हो गए और 43 मिनट्स मेरे जाया हो गए। जब पूरा वीक मैंने ये एक्सरसाइज की, जब पूरा वीक मैंने ये एक्सरसाइज की, तो मुझे ये पता चला कि यार ये तो मैं अपने टाइम को मेजर कर सकता हूँ कि मेरा टाइम स्पेंड एक्चुअली कहाँ हो रहा है, और उसके बाद मैं मेरा टाइम ज्यादा बेहतर यूटिलाइज होना शुरू हो। मैंने तो कल भी कहा था कि लॉयर स्टॉक इन ट्रेड इज ओनली हिज एडवाइस एंड टाइम। टाइम ही मनी है, टाइम ही मैं अगर नहीं करूंगा। और पहले और वकालत के पहला 1 साल बहुत क्रुशियल है। अगर 1 साल तक बच्चा मेहनत नहीं करता, अगर 1 साल तक बच्चा सुबह 10 बजे ही आ रहा है अपने दफ्तर में, तो 1 साल बाद जो उसके बाकी के दोस्त थे, जो इंजीनियर बन गए थे, जो डॉक्टर बन गए थे, जो कुछ और बन गए थे, जब वो उससे ये सवाल पूछेंगे कि हाँ जी कोई केस शेस भी आ रहा है वकील साहब के नहीं, तो वो ना चाहते हुए भी शर्मिंदा होगा और उसको गुस्सा आएगा कि यार ये पता नहीं शायद मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, हालांकि वो मजाक शायद ना ही उड़ा रहे। क्योंकि अब ये सारी बातें ना हमें पढ़ाई गई थी, ना हमें सिखाई गई थी। और ये तजर्बे की बात है, और साथ में कुछ अपनी रिसर्च आप कह लेंगे शायद मैंने अपने लिए की, तो उसके बेनिफिट्स हैं जो आपको। फिर ये कि आप एक मैं बुक आज रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक है कि कैसे प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है और कहाँ करनी है। तो कहाँ करनी है को तो हमने डिस्कस कर लिया है कि आपने एक ऐसा लॉ ऑफिस ज्वाइन करना है जो कि मशहूर हो और प्रोफेशनल का हो, टाउट का ना हो, और वहां पर बेतहाशा काम हो। वहां पर फिर आपने जाके क्लर्क का भी जूनियर लग जाना है और फिर मेहनत करनी है 6 महीने। 6 महीने के बाद आपने मुझे फिर इंशाल्लाह ताला याद भी करेंगे और दुआ भी देंगे कि ये बंदे ने ठीक है। साथ साथ आपको एक और मैंने बात की है कि आपने डेली की एक जजमेंट पढ़नी है। एक जजमेंट डेली की पढ़ने का मतलब है अगर छुट्टियां वगैरह निकाल भी दूं तो साल में 200 जजमेंट तो फिर भी बन जाती है। तो आपको लॉ पे ग्रिप भी आना शुरू हो जाएगी। होता ये है, आप देखिए जो सीएसएस के एस्पेरेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि सीएसएस वाले अक्सर बच्चे हॉस्टलों में और कमरों में बंद हो जाते हैं और सारा सारा साल पढ़ते हैं। फिर जब इम्तिहान देते हैं तो उस इम्तिहान में अगर फेल हो जाए फिर अगले साल फिर पढ़ते हैं सारा साल। दो दो अटेम्प्टे, तीन तीन अटेम्प्टे भी लोग देते हैं अगर पास ना हो। तो जब वो इतना पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री इतनी पढ़ लेते हैं, फिलोसफी इतनी पढ़ लेते हैं, करंट अफेयर इतना पढ़ लेते हैं कि अगर आप उनसे वैसे ही मुलाकात के लिए जाएं, उनसे हालचाल पूछने के लिए जाएं, आप उनके साथ वैसे ही बैठने जाएं, तो आपको मुगल एम्पायर से कहीं ना कहीं से बात जोड़ेंगे और मुगल एम्पायर से बात जोड़ के तो आपको 2023 के करंट अफेयर तक पहुंचाएंगे। इसकी वजह यह है कि जब आदमी पढ़ता है, जब आदमी नॉलेज एक्वायर करता है, तो फिर उस नॉलेज, जब अंदर नॉलेज समाना शुरू हो जाती है, तो फिर दिल भी करता है कि इसको बाहर निकाला जाए। तो अगर आप डेली की एक जजमेंट पढ़ते हैं और साल की 200 जजमेंट भी पढ़ लेते हैं एक साल में, तो आप तो लोगों को पता लगना शुरू हो जाएगा कि यार वकालत का कोई पॉइंट है तो साहब से ही पूछ ले, अब्दुल वहीद साहब से पूछ ले, मिर्जा अकबर साहब से, अरसलान सरवर साहब से पूछ ले। ये इंसानी ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकी है। अच्छा अब दो बातें हो गई। एक तो जो आपने वकील लिया, सवाल आया तलत साहब का, सर विदाउट रेफरेंस कोई अच्छा वकील कैसे ढूंढ जाए। बिल्कुल जी, विदाउट रेफरेंस वकील मिल जाते हैं। सीनियर लॉयर्स को वैसे ही लोग बुरा भला कहते हैं, अच्छे लॉयर्स होते हैं। आपको डायरेक्ट बगैर सिफारिश के किसी भी वकील को जाके मिलेंगे ज्वाइन करने के लिए टॉप के। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो रखेगा, अगर नहीं तो और किस कहीं चले जाए। आपको अपने ही उस पर रखेगा रेफरेंस वगैरह। क्या करना है, रेफरेंस अल्लाह का होता है, से बेहतर कोई रेफरेंस ही नहीं है। ये रेफरेंस अपनी जिंदगी से निकाले। अब
पहली बात होगी ज्वाइन किसको करना है और स्टार्टिंग में किस तरह से करना है। अब इंटेलेक्चुअल बातें कि कैसे आप डिस्टिंग्विश होंगे। आप देखिए कि क्लब्स बने हुए हैं लॉयर्स के। एक एक सबसे लोएस्ट कैटेगरी का क्लब है जिसके अंदर राशि बहुत है, वकील ही वकील है, वकील ही वकील है, रशी है वो। उसके बाद आ जाता है एक, आप समझ लें, सिल्वर क्लब। उसके अंदर लिमिटेड लॉयर है, 1000 लॉयर। फिर आ जाता है प्रीमियम क्लब, प्लेटिनम क्लब कह लें, प्रीमियम क्लब कह लें, जिसके अंदर कुल कोई 50 से 100 लॉयर। और टॉप इज ऑलवेज एम्प्टी। तो आप जब ज्वाइन करते हैं एज एन एंट्रेंस एंट्रेंट, जब आप वकील बनते हैं, आपको लाइसेंस मिलता है, तो आप तो ज्वाइन कर रहे होते हैं सबसे लोएस्ट कैटेगरी वाले क्लब को, जहां रश है, वकील ही वकील है। अब उसमें से अपने आप को डिफरेंशिएट करके ऊपर वाले क्लब में कैसे जाना है, उसका उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात करने लगा हूँ। ये जी किताब है मेरे पास, नजर आ रही है, एस एम जफर साहब की। मैंने कल भी हवाला दिया, बड़ी अच्छी किताब। तो मैंने जब ये पढ़ी थी, कुछ बातें याद रह गई, उन्हीं में से मैं पढ़ने लगा हूँ। तो ये लिखते हैं कि आई रिमेम्बर that it was Lord Denning who was speaking to a group of lawyers in Lahore bar over a cup of tea while we were listening to him with rapt attention, because he was known to be by that time to be people's judge who liked to set new principles. कहता है जी, मुझे याद है, एस एम जफर साहब लिखते हैं कि मुझे याद है कि लाहौर बार जब लाहौर बार में लॉर्ड डेनिंग वकीलों के साथ चाय के कप पे गुफ्तगू कर रहे थे, तो मुझे वो बात याद है। तो कहते हैं कि लॉर्ड डेनिंग वॉज टेलिंग अस, लॉर्ड डेनिंग हमें बता रहे थे, दैट देयर वर टू टाइप्स ऑफ एडवोकेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर तो कोई लॉयर यहाँ वाकई मौजूद है अभी, इंशाल्लाह, या जो भी मेरे बात सुनेंगे, उनको ये बात रिपीट कर लें, रिवाइंड करके फिर सुन लें, और हर 10 दिन बाद सुने, इंशाल्लाह फाका होगा। कहते हैं कि लॉर्ड डेनिंग वॉज टेलिंग अस, लॉर्ड डेनिंग हमें ये बता रहे थे कि दैट देयर वर टू टाइप्स ऑफ एडवोकेट्स, दो किस्म के एडवोकेट्स हैं, मेसन टाइप और एन आर्किटेक्ट। मेसन टाइप और एन आर्किटेक्ट, दो टाइप्स। मेसन टाइप, एक वो मजदूर जो ईंट रखता है, उसके ऊपर दूसरी ईंट रखता है, फिर तीसरी ईंट रखता है, और एक दीवार खड़ी करता है, और इस तरह से वो एक कमरा और एक घर बना लेता है। मेरी मेरी आवाज आप लोगों को इंशाल्लाह ताला, मुझे उम्मीद आ रही होगी। दो टाइप्स। कहते हैं लॉर्ड डेनिंग लाहौर बार में वकला के साथ चाय के कप पे बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे लॉर्ड डेनिंग साहब के दो टाइप्स ऑफ लॉयर्स हैं, मेसन टाइप या आर्किटेक्ट। मेसन टाइप, मेसन टाइप वो मजदूर जो ईंट के ऊपर एक ईंट, फिर तीसरी, फिर इस तरह से वो एक घर या एक कमरा या एक दीवार बनाता है, मेसन टाइप। वो कहता है, एस एम जफर साहब लिखते हैं, फरमाते हैं, इसमें लिखते हैं कि विद हिज वॉइस रेज्ड, ऊंची आवाज में लॉर्ड डेनिंग साहब ने कहा, he said, if you only know thy law, you are like a mason, you can construct an abode of some sort laying brick by brick. अगर तो आपको कानून पता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है जकिया खातून, तवज्जो रखिएगा। अगर तो आपको सिर्फ लॉ आता है, तो फिर आप एक मजदूर की तरह हो जो कि एक घर बना के दे सकता है। लेकिन आगे कहते हैं, बट इफ यू आर वेल वर्स्ड इन फिलोसफी, हिस्ट्री, जनरल नॉलेज एंड लॉजिक, यू आर एन आर्किटेक्ट हु मे बिल्ड एन एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। लेकिन अगर आपको लॉ के साथ बाकी बाकी दुनिया के शोबों में भी कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि फलसफा, हिस्ट्री, जनरल नॉलेज, लॉजिक, इनके बारे में भी अगर आपको पता है, तो फिर आप मजदूर नहीं है जो ईंट पे ईंट रख के तो एक कमरा बना सकता है, बल्कि आप एक आर्किटेक्ट है जो कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बना सकता है। तो ये बड़ी समझने की बात है जी कि एज ए लॉयर आपने, शुरुआत तो आपको मैंने बता दी है कि आपने किस जो है ज्वाइन करना है और क्या एहतियात करनी है ज्वाइन करते वक्त, और फिर उस ऑफिस में आपने कहाँ से शुरू करना है, मुंशी से निचले लेवल से शुरू करना है। और फिर मुंशी जो होता है, चूंकि सीनियर लॉयर्स के मुंशी जो होते हैं, क्लर्क्स जो होते हैं, वो बहुत पुराने होते हैं, 20-20 साल से उनके साथ होते हैं, तो सारी अच्छी फाइलें उन्होंने ही आपको देनी होती हैं। ये बात है, एक राज की तरह आप समझ लें।
कहते हैं जी, प्लीज शेयर डिटेल्स ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन फाइंड मोस्ट रिजल्ट ओरिएंटिंग लॉयर आइदर लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट। फैसल भाई, इंशाल्लाह आपके साथ जिंदगी में कभी मुलाकात हुई तो जरूर आपको मैं कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि दो चार नाम लेना बाकी कॉम्पिटेंट लॉयर्स को डिस्क्रिमिनेट करने के मुताबिक होगा। ये आपकी अपनी जजमेंट होनी चाहिए फैसल भाई। आप अपनी जजमेंट करें कि आप जिस ऑफिस में जा रहे हैं वहां आपका टाइम तो नहीं जाया हो रहा। तो एक ऑफिस मैंने ज्वाइन किया था शुरू में, तो मैं सुबह जाता था और उस ऑफिस को मेरा पता था फैमिली बैकग्राउंड का। तो मैं जाता था, सारा दिन मैं बैठा रहता था और शाम को चाय पिलाते थे और पकौड़े खिलाते थे और हफ्ते बाद 5,000 रुपया भी थे। तो एक दफा मैंने पूछ ही लिया, मैंने कहा जी कि, बल्कि दूसरी दफा मैंने उनसे पूछ लिया और मैंने एतराज कर दिया कि भाई ये 5,000 मुझे नहीं चाहिए। मैं तो करता ही कुछ नहीं हूँ, सुबह आता हूँ चैम्बर में बैठा रहता हूँ, ना किसी केस का पता होता है ना किसी और चीज का पता होता है, तो मैं किस तरह 5,000 ले सकता हूँ। फिर उन्होंने मुझे मेरे उस्ताद जनाब तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास उन्होंने मुझे फिर रेफर किया और वहां से फिर मैंने वकालत सीखी और वो मेरे उस्ताद की पुत्र में। अच्छा जी, कचहरी इज बेस्ट प्लेटफॉर्म, बिल्कुल जी, कचहरी इज बेस्ट प्लेटफॉर्म। कचहरी इज बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टिंग। आपको कचहरी से ही जो है प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए जी। वैस कादरी साहब, मेरे मेरे काफी माशाल्लाह साल हो गए, मैं अपना लिंक भेज दूंगा चैट में, आप देखिएगा। अब अब ये दो तीन बातें, अब तीन बातें सीक्वेंस वाइज, और बुनियाद मैंने जो बनाई थी, जो प्रीफेस मैंने, जो मुकदमा मैंने अपनी तमहीद जो मैंने बांधी थी, वो लीगल एजुकेशन पे ब्लेम करते हुए बांधी कि भाई लीगल एजुकेशन ही चूंकि अच्छी नहीं थी तो इसलिए ये, लेकिन अब बेहतर हो रही है, एफर्ट्स हो रही है। और आपको क्या करना चाहिए, ज्वाइनिंग से फिर उसके बाद डेली की एक जजमेंट, साल की दो जजमेंटें, और हर केस की फाइल। अब 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 टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, एक टेक्निक बता रहा हूँ यंग लॉयर्स। कहते हैं कि इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ अ लॉयर टू नो व्हाट इज लॉ, द ड्यूटी ऑफ अ लॉयर इज टू नो वेयर इज लॉ। जो बंदा मंशियात फरोशी कर रहा है उसको भी ये पता है, या जो बंदा बच्चा है 8वीं 10वीं क्लास का, 12वीं क्लास का, उसको भी ये पता है कि मंशियात फरोशी जो है, ड्रग्स की सेल परचेज जो है, प्रोहिबिटेड ड्रग्स की, वो क्राइम है, वो एक जुर्म है। लेकिन ये बात कहाँ लिखी है ये नहीं पता। तो वकील की ड्यूटी, लॉयर की ड्यूटी, एडवोकेट की ड्यूटी ये नहीं है कि लॉ क्या है। लॉयर की ड्यूटी, एडवोकेट की ड्यूटी ये है कि ये लॉ कहाँ लिखा हुआ है। इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ अ लॉयर टू नो व्हाट इज लॉ, द ड्यूटी ऑफ अ लॉयर इज टू नो वेयर इज लॉ। अच्छा जी, एक दो चीजें और मैं आप लोगों को थोड़ा सा कोट करना चाहता हूँ। एक ये कहते हैं, एक चीज है ये यंग लॉयर्स के लिए मैं बताने लगा हूँ जी बात, इसको कहते हैं कैब रैंक रूल। शुरू में तो कादरी साहब आप शुरू जो है पहला 1 साल 2 साल तो आप सिविल क्रिमिनल लॉ ही सीखें, क्योंकि आपने सिस्टम में सरवाइव भी करना होता है। और उसके बाद आप नई लॉ के एक्सप्लोर, आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अभी लॉ नहीं है लेकिन इवेंचुअली आ जाएगा। आप देख ले हैं कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो है, ये कोई पुराना तो नहीं है। इंटरनेट ही अभी आ रहा है दुनिया के अंदर, मुतारफ हो रहा है, कुछ 30 40 साल पुरानी बात है कि इंटरनेट से जो है लोग फायदा उठाना शुरू हो गए हैं, और हकीकत में देखा जाए तो 10 15 साल। तो अब इनके लॉज भी आ रहे हैं नए, जैसे दुनिया इवॉल्व करती है नई चीजें, नए सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं। पहले जो है बैंकिंग स्कैम नहीं होता था, अब बैंकिंग का स्कैम, पहले बैंक नहीं होते थे अब। तो जब जैसे हालात, जैसे दुनिया आगे बढ़ती जाएगी, नई चीजें, साइंस तरक्की करती जाएगी, ग्लोबलाइजेशन होती जाएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती जाएगी, टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती जाएगी, तो सर्कमस्टांसेस सिनेरियोज भी इवॉल्व करते जाएंगे और नए नए लॉज भी वजूद में आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जिसने, जो कानून का तालिब इल्म है और जिसने वकालत को शुरू करना है, वो कानून का तालिब इल्म जो है 1 साल कचहरी में दे,
सिविल क्रिमिनल में, और उसके बाद नए फील्ड को एक्सप्लोर करे कादरी साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, प्राइवेसी लॉ को, और टेक्नोलॉजी लॉ को, और ब्लॉकचेन को, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, और लेटर हजार आ गए हैं नए लॉज। तो क्योंकि देखे ना, मैं अक्सर ये सोचता हूँ, क्रिमिनल है तो गरीब आदमी है, क्राइम चोरी डकैती तो गरीब बंदे कर रहे हैं। कोई सनतकार कभी आपको हाईवे के ऊपर मोटरसाइकिल पे मोबाइल छीनता हुआ कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं मिलेगा। और पैसे और फीस इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े क्लाइंट की आपको, जिसके पास पैसे हैं वही आपको देगा, अदरवाइज नहीं। तो नए फील्ड को भी एक्सप्लोर करें, सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ को भी एक्सप्लोर करें, एक साल जरूर सीखें, उसके बगैर आगे ना जाए। अच्छा जी, एक और मैं अब एक रूल एक थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ। कहते हैं जी कैब रैंक रूल, और कैब रैंक रूल से पहले एक बात कहते हैं, लिखते हैं, बेहतर यह है कि किसी मुस्तनद लॉ, बिल्कुल जी बिल्कुल, मुस्तनद लॉ फॉर्म को। अस्साम इम्तियाज, आपका भी मुझे सवाल मिल गया है, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। ये पेटी इश्यूज है असम भाई, कादरी भाई, ये पेटी इश्यूज है। ये पेटी इश्यूज है, ये कोई ये मामूली बातें हैं कि किसको ज्वाइन करें या किसको ज्वाइन ना करें, और किसी को छोड़ना तो कैसे छोड़े, ये मामूली बात है। आपको आपको पता होना चाहिए, वरना तो मैं आपको एक किताब एंड में अभी आपको रिकमेंड करता हूँ, जो कि आपको वैसे ही वकील बना देगी। आप ये देखिए, ये लिखते हैं कि लॉ प्रोफेसर एंड डीन हु लेटर बिकेम अ फेडरल कोर्ट जज इन हिज लेक्चर वार्नड द लॉ स्कूल ग्रेजुएट्स, आई हैव गुड न्यूज एंड बैड न्यूज। कहते हैं कि एक लॉ स्कूल के डीन ने अपने ग्रेजुएट्स को कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी भी है और एक बुरी न्यूज भी है। तो बैड न्यूज है, कहते द बैड न्यूज इज दैट द प्रोफेशन दैट यू आर अबाउट टू एंटर इज वन ऑफ द मोस्ट अनहेल्दी ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। कहते हैं कि ये जो तुम वकालत का प्रोफेशन शुरू करने वाले हो, ये वकालत का प्रोफेशन जो है ये बड़ा अनहेल्दी है। बेसिकली वो यहाँ पर रेफर कर रहे हैं लॉन्ग वर्किंग आवर्स को, बड़ी बड़ी फाइलों को बहुत ज्यादा पढ़ने को, और लॉन्ग वर्किंग आवर्स को ये कह रहे हैं, और साथ में गुड न्यूज भी दे रहे हैं। गुड न्यूज में वो ये कह रहे हैं कि द गुड न्यूज इज दैट यू कैन ज्वाइन दिस प्रोफेशन एंड स्टिल बी हैप्पी, हेल्दी एंड एथिकल। लोग कहते हैं कि जी वकालत के प्रोफेशन में एंटर हो के टाइम ही नहीं, भाई बिल्कुल मिलता है। आप अनहेल्दी है, आप इस पे लॉन्ग वर्क करते हैं, लेकिन ये प्रोफेशन हैप्पी भी है, हेल्दी भी है, और एथिकल भी। और यंग बच्चों के लिए छोटा सा रूल है, कैब रैंक रूल, जो कि उनको शुरू करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि कैब रैंक रूल के बारे में कहते हैं कि जी, although it gives an impression that lawyers are like cabs who can be hired for money, बेशक ये इंप्रेशन मिलता है कि वकील एक टैक्सी की तरह होते हैं, जिस तरह आप एक कैब होती है, एक आप इस्लामाबाद जाए तो टैक्सी होती है, वकील एक टैक्सी की तरह है। आप उसको पैसे किराए पे हायर कर सकते हैं कि वो आपको F6 से लेके तो जिना सुपर तक छोड़ दे, या जिना सुपर से लेके तो आपको कराची कंपनी पे उतार दे। इसी तरह अगर आपकी डायरी, अगर वकील की डायरी इजाजत दे रही है, उसके पास केस नहीं है अगले पूरे हफ्ते में या एक महीने में, उसके पास बहुत टाइम है, तो ये वकील के ऊपर फर्ज है कि वो, अगर कोई उसका खर्चा भी बर्दाश्त कर सके कि भाई मैं तुम्हारे आने जाने का खर्चा और कागजों का खर्चा अदा कर देता हूँ, फीस नहीं दे सकता, तो भी उसको केस कर लेना चाहिए। इसको कहते हैं कैब रैंक रूल, कि अगर आपकी डायरी भी इजाजत दे रही हो, तो आप एक ऐसे गाड़ी की तरह के हैं, उबर की तरह हैं आपके, आपको उसने किराया दिया और आप जाके छोड़ा, क्योंकि आपकी गाड़ी खाली थी। तो अगर आपकी डायरी खाली है तो आपको कोई किराया भी दे, कागजों के खर्चा भी दे, तो प्लीज उसका केस आप शुरुआत में कर दें। अच्छा, ये कहते हैं शुरुआत में क्रिमिनल सिविल या फैमिली की अलग से प्रैक्टिस शुरू की जाए, या फिर सब जनरल सबको शामिल किया जाए? सब शामिल किया जाए, ये क्लाइंट को डिसाइड करने दें कि आप किस चीज के वकील हैं, आप खुद डिसाइड ना करें। अच्छा जी, दो किताबें मैं आप लोगों को ये चैट पे भेज रहा हूँ। एक तो जो वकील बने वो ये लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल्स 1976 का चैप्टर नंबर 12, ये एथिक्स के ऊपर है, ये लाजमन पढ़ लें। और लीगल प्रैक्टिशनर
एंड बार काउंसिल एक्ट, इसको भी लाजमन पढ़ लें। 1973 का ये दो लाजमन आप पढ़ लें। और फिर इंशाल्लाह देखिए ना, ये किताब के शुरू में बल्कि कहीं पर लिखते हैं कि भाई मेरे पास एक लड़का आया, उस लड़के ने कहा कि मैं LLM करना चाहता हूँ, मैं किस फील्ड में करूँ। तो कहते हैं मैंने उसे कहा कि यार देखो, अगर तो तुम वकील बनना चाहते हो तो फिर जंप इनटू द सी एंड यू विल लर्न टू स्विम। आप इसमें कूद जाओ इस प्रोफेशन में और आपको जो है आ जाएगा। अच्छा, फिर आपको केस तैयार करने की मैं थोड़ी सी 2-3 टिप्स दे देता हूँ केस तैयार करने की। आपने कोर्ट के अंदर जब पेश होना होता है तो आपको नहीं पता होता कि जज आपको कौन से सवाल पूछ ले, फैक्ट्स की कौन सी बात आपसे पूछ ले, लॉ का कौन सा पॉइंट आपसे पूछ ले। अगर तो आपके नोट्स 3 से ज्यादा पेजेस पे है तो आप अदालत में नोट्स बनाने के बावजूद भी सफ़े पलटते रह जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगी। आपके नोट्स 3 पेजेस से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एक पेज, पहला पेज आपका ब्रीफ फैक्ट्स का होना चाहिए जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट पर्संस, इंपॉर्टेंट इवेंट्स वो आप लिखें। और लॉ पे वो कहते हैं कि आप मूव ही तब कर सकते हैं, लॉ पे आप जा ही तब सकते हैं जब आपकी ग्रिप फैक्ट्स के ऊपर बन गई है। अगर आपकी अपने केस के फैक्ट्स के ऊपर फिंगर टिप्स पे ग्रिप नहीं है तो आप लॉ पे मूव ना करें, आप पहले फैक्ट्स क्लियर करें। तो सबसे पहला एक पेज आपका ब्रीफ फैक्ट्स का बनेगा, वो 1 पेजर होना चाहिए। बहुत घिचमिच अंदर ना मचाइए, क्लियर, नाइस एंड नीट, एक ऑर्डरली तरीके से 2 डिफरेंट कलर्स ऑफ पेन यूज कर, इंपॉर्टेंट नेम्स वगैरह और इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप उसमें लिखें। और जिस पेज पर आपने उसको लगाए हुए हैं साथ उसका पेज नंबर भी लिखें, ताकि जब आप अदालत में खड़े हों और वो कहें कि सलमान साहब आप ये जो बात कर रहे हैं ये किस सफ़े पे है, तो आपको पता हो कि ये जो मैंने कागज लगाया ये सफ़ा नंबर 12 पे है। तो आपके पहला जो पेज है ब्रीफ फैक्ट्स का, उसके ऊपर ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन के पेज नंबर के हवाला जात और वो सारी चीज। ये किस किताब का ज़किया खातून आप पूछ रही हैं, प्लीज ये जरा दोबारा मुझे बता दें। दूसरा पेज जो आपका होना चाहिए वो पेज आपका होना चाहिए सबमिशंस का, कि आपके आर्गुमेंट्स क्या हैं, आपकी ग्राउंड्स क्या हैं। अगर अगर फर्ज कर लीजिए कि हम एक बेल करा रहे हैं तो पहले पेज में FIR का ब्रीफ आ जाएगा, दूसरे पेज में मेरे ग्राउंड्स आ जाएंगे, मेरी सबमिशंस आ जाएंगी जो मैंने अदालत में, मेरे दलीलें आ जाएंगी। और थर्ड पेज पे मेरी जजमेंट्स आ जाएंगी जिन पे मैं रिलाय कर रहा हूँ अपनी दलीलों पर। अगर मैं शॉर्ट से 3 पेजर लेके जाऊंगा तो इंशाल्लाह ताला अदालत के अंदर मुझे इसका फाका होगा और जज के हर सवाल का मेरे पास जवाब होगा। तकिया खातून किताब का नाम पूछ रही थी, तो जनरली मैं, हाँ ये काफी किताबें हैं लेकिन इनमें से आप आसान, जो आसान समझ आ जाए आसानी के साथ, वो मैं आपको एक ये भेज रहा हूँ। अच्छा, एक किताब मैं बड़ा फैन हूँ उस किताब का, और मेरे रूहानी उस्ताद की हैसियत से भी वो किताब लिखने वाले जो हैं मेरे रूहानी उस्ताद की हैसियत से भी, वो जो रूहानी उस्ताद की हैसियत में मेरे किताब लिखने वाले उस्ताद हैं उनका नाम है जस्टिस रिटायर फजल करीम साहब। ये मैं चैट में उनका भी, किताब का नाम है एक्सेस जस्टिस। प्रोसीजरल लॉ पे इससे बेहतरीन किताब नहीं है। अगर कोई बंदा सिविल का, अगर कोई बंदा ये किताब पढ़ लेता है, इसके नोट्स और इसको इसको जिस तरह पढ़ने का हक होता है इसको पढ़ लेता है, एक्सेस टू जस्टिस बुक, तो ये इस बुक के पेज का जो टाइटल कवर है, इस बुक का जो टाइटल कवर है उसी पे ही लिखा हुआ है कि हैंड बुक फॉर क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर। हैंड बुक उसको कहते हैं जिससे आपको पढ़कर समझ आ जाए। इन्होंने जो किताब में क्रिमिनल लॉ को एक्सप्लेन किया है और उसका जो प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है, अगर आप ये किताब पढ़ लें तो आपको किसी की जरूरत ही नहीं है। आपको आपको सारा प्रोसीजर ही खुद आ जाएगा। अगर आप इसका सिविल लॉ पढ़ लें तो आपको प्रोसीजर ही खुद मिल जाएगा। तो ये जरूरी मैं समझता हूँ कि बातें, कि जब आप वकील बने और वकालत को शुरू करें, रिपीटेडली कहता हूँ कि मुख्तलिफ अंदाज की किताबें पढ़ें,
अब ये देखे ना कि मैं एक दफा लीगल एथिक्स पढ़ा रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। तो मैंने खुद, मेरे माइंड में एक सवाल आया कि ये लोग हमें अक्सर कहते हैं कि जी वकील की इनकम हराम है, वकील तो झूठ बोलकर पैसे कमाते हैं। तो जाहिर है फिर जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप, तो ये किताब एक बड़ी अच्छी लिखी हुई थी। ये किताब भी मैंने, लीगल प्रैक्टिशनर इन पाकिस्तान, वकील शरई, इसके अंदर कुरान से और सुन्नत से आप ये देख लें, स्टार्ट में ही, इब्तिदा में ही उन्होंने कुरान पाक की आयात से उन्होंने दलीलें दी हैं कि वकालत जो है वो बहुत ही एक हुसैनी पेशा है और लोगों को इंसाफ दिलाने वाला पेशा है। तो इसमें जो बंदा मेहनत करेगा वही जो है कर सकते। मैं देख रहा हूँ कि इसमें से अगर कुछ अच्छा आपको मैं, बहुत सारी चीजें हैं, अब ये 1 घंटे का लेक्चर हो नहीं पाता। अच्छा, फिर एक और चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट रह जाएगी। वो चीज ये है कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कम से कम यूज करने का स्किल हो। अब ये स्किल के लिए आपको कहीं नहीं जाना, यूट्यूब हर मोबाइल पे है, लैपटॉप हर बच्चे के पास है। लैपटॉप पहले आता है, बाकी चीजें बाद में। तो आप लैपटॉप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप बेतहाशा फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर मिल जाएंगे, जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दावा आप खुद ही लिखें, केस आप अपना खुद तैयार करें, ये वकील का काम। यहाँ पर एक ट्रेंड है लाहौर में, 2-4 दफा मैंने भी किसी के कहने पे कर लिया था और फिर बाद में रिग्रेट ही किया क्योंकि नुकसान उठाया। तो वो ये ट्रेंड है कि भाई आपके पास एक क्लाइंट आ जाता है तो आप उसके, क्लाइंट आपको आके डील आप करते हैं, क्लाइंट से उसकी बात सुनते हैं, फीस तय करते हैं, उसके काम का उसको मशवरा देते हैं, और अगर वो कहता है कि मेरा केस फाइल करो, ये मेरे लिए केस फाइट करो। तो यहाँ पर एक ट्रेंड, यहाँ पर ये भी चलता है हमारे पाकिस्तान में कि लोग स्टेनोग्राफर बैठे हुए हैं कचहरियों के आसपास, फोटोकॉपी शॉप्स के अंदर कंप्यूटर रख कर लोग बैठे होते हैं स्टेनोग्राफर, जिनका काम केस लिखना तो नहीं होता लेकिन टाइपिंग करना जरूर। लोग क्या करते हैं, वकला क्या करते हैं कि उनको बजाय कि उनको बताएं या डिक्टेशन दें कि वो टाइप करें, उनको पूरा, उनको कागज ही दे आते हैं और उनको कहते हैं कि भाई तुमने ही ये केस तैयार करना है। और जो क्लाइंट ने कहानी सुनाई होती है वही स्टोरी जाके आगे रेट कर देते हैं और कहते हैं कि जी ये फैक्ट्स हैं और अब आप ही ने जो है वो केस को प्रिपेयर करना है। वो फिर जो भी तैयार करके दे देता, फाइल कर देते। कभी भी आप वकील नहीं बन सकते इस प्रैक्टिस के साथ, कभी भी आप लॉयर नहीं बन सकते इस प्रैक्टिस के साथ। लॉयर तो इंटेलेक्चुअल बंदे का नाम है, एडवोकेट तो इंटेलेक्चुअल बंदे का नाम है। तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपना केस खुद ना लिखें और किसी और से लिखवाएं और फिर कहें कि जी मैं एक अच्छा वकील। तो अपना केस आप खुद लिखें, अगर नहीं आती तो खुद डिक्टेट कराएं। 10 केसेस गलत करा लेंगे लेकिन 11वां 12वां आपको बेहतर कर देगा, 20वां 25वां आपको उससे बेहतर कर देगा। तो प्रैक्टिस है बुनियादी तौर पर। और ये लेक्चर में काफी इंपॉर्टेंट बातें मैंने कर दी हैं और बड़े गहरे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने दे दिए हैं। तो इसको बेशक आप रिवाइंड करके बाद में सुन लीजिएगा जिन्होंने ज्वाइन करना है। और कल की तरह ये कि ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी शो करें और जो है अपने क्लाइंटेल बनाएं, और बार के अंदर आपके ताल्लुकात हो, जो बार के अहदेदार हैं उनसे मिलें, बार में दोस्ती भी करें। ये भी बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर आप चाय नहीं पी रहे बार के अंदर दोस्तों के साथ बैठ के तो इसका मतलब है कि जी अब आप कुछ भी ना करें। बल्कि इससे मुराद ये है कि लिमिटेड करें, ज्यादा टाइम आप पढ़ाई लिखाई करें या डेली एक्टिविटी लॉ को फॉलो करें, वही आपको टाइम बता देगा किधर जा रहे हैं। और दोस्ती भी करें। लॉयर की जितनी बार के अंदर रिस्पेक्टफुली तौर पर वो चल सकता है और जितनी उसकी पीआर होगी, काम उसके पास उतना ज्यादा आएगा। एक सिविल लॉयर के साथ सारा दिन ना बैठे रहें, क्योंकि अगर आप भी सिविल लॉयर है और वो भी सिविल लॉयर है तो ना उसने आपको केस देना है ना आपको, आपने उसको कोई केस देना है। अगर आप सिविल लॉयर है तो आप कॉर्पोरेट लॉयर्स के साथ उठा बैठा करें। अगर आप कॉर्पोरेट लॉयर है तो आप सिविल लॉयर्स के साथ उठा बैठा करें, क्योंकि फिर आपके पास एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने के लिए बहुत सारी चीजें मौजूद होंगी। मेरा ख्याल है कि काफी सारी चीजें हमने अब कवर कर ली हैं और इसी के साथ मुझे कंक्लूड करना चाहिए। और कंक्लूड करने में मैं पॉइंट वाइज आपको रिपीट कर देता हूँ। एक तो सबसे पहले कि आप एहतियात करेंगे लॉयर को चूज करते वक्त, प्रोफेशनल लॉयर को चूज करें।
बड़े लॉयर को चूज करें और फिर उसके मुंशी के भी मुंशी बन जाएं और उस दफ्तर में दिल लगाकर काम करें, मेहनत करें। दूसरा ये कि कानून की जजमेंट्स जो पब्लिश होती हैं जजेस की, पीएलडी में, एससीएमआर में, एमएलडी में, पीसीआरएलजे में, मुख्तलिफ रिसालों में, डेली की एक पढ़े, साल की कम से कम 200 जजमेंट्स पढ़े, नोट्स बने। तीसरी बात ये कि 7 बजे आप ऑफिस आए, चाहे अदालत खुले या बंद रहे, आपको इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको 7 बजे पहुंचना। पांचवी बात ये कि आप लॉ के अलावा भी किताबें पढ़ें और उसमें भी आप इन्वेस्ट करें अपना टाइम। छठी बात ये कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आना चाहिए। और सातवीं और आखिरी बात ये कि एक साल बहुत होता है, एक साल बहुत होता है कि आप किसी सीनियर के पास ज्वाइन रखें, एक साल के बाद इंडिपेंडेंट हो जाए। जी बिल्कुल, लॉयर की कोई एज लिमिट नहीं है और इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। अगर वो 45 साल की उम्र में शुरू करे या खुदा करे 50 साल की उम्र में शुरू करे तो भी वो कामयाब हो सकता है और विद इन नो टाइम हो सकता है। सिर्फ प्रिंसिपल्स जो कि हमारी एजुकेशन में नहीं सिखाए जाते एलएलबी बनने तक की जितनी, देखिए ना, मैंने शरिया लॉ किया था इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, 5 साल वो, और उससे पहले मैंने ए लेवल तक आप कह लें, एफएससी तक आप कह लें, 12-14 साल वो। तो ये सारा अरसा ना मुझे किसी ने मैनेजमेंट का कोई छोटा था कोई कोर्स रखा मैंडेटरी, ना कोई और, ना कोई एलएलबी में कुछ। तो ये चीजें पता ही नहीं होती, इस वजह से लोगों को समझ नहीं आती, वो समझते कामयाब नहीं हो सकते। हर फील्ड में इसमें तो ज्यादा इज्जत है, इस प्रोफेशन में बहुत ज्यादा इज्जत है। मेरे उस्ताद कहते होते हैं कि आपको कोई माँ बाप की या तो दुआ लगी है या आपने कोई जिंदगी में नेकी की है कि आप इस प्रोफेशन में आए हैं, क्योंकि इस प्रोफेशन में आप सिर्फ पैसा नहीं कमाएंगे बल्कि इस प्रोफेशन में आप इज्जत भी कमाएंगे और आपके पास लोगों की हेल्प करने का बहुत बड़ा फॉरम है। आप जो यहाँ पर अल्लाह वाले काम कर सकते हैं वो आप किसी और फॉरम में नहीं कर सकते। कोई मैटर नहीं करती यूनिवर्सिटी, सिर्फ आपके पास लाइसेंस आ गया, वकील है, काफी है। अच्छा जी, अब आखिरी 6 मिनट हमारे पास रह गए हैं तो इसको मैं वेट कर लेता हूँ, अगर किसी के क्वेश्चन हैं तो, चूंकि कंक्लूड कर लिया मैंने, तो अगर होस्ट इसको बंद करना चाहे तो, वरना अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताएं और फीडबैक भी जरूर अपना दे दीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? आप जी जी बताएं। हेलो हेलो। जी जी बताएं सर, बताएं, बताएं भाईजान। सर मेरा नाम फहद है सर, और मैं लाहौर से हूँ सर। मैंने कोई 43 इयर्स की उम्र में ये किया है। और ठीक है। सर मैंने टॉप किया है 15 साल के बाद अपने एलएलबी में ना। तो लेकिन मसला ये है सर कि मैं जब माशाल्लाह से माशाल्लाह। लाहौर बाहर इधर आया हूँ, हेलो, लाहौर में हूँ सर, तो जी मुझे जी। कोई लॉयर, सीनियर लॉयर जो अपने पास एडजस्ट रखता नहीं, कोई 2-3 महीने से ज्यादा। वजह यही बताते हैं कि आप बहुत जल्दी जो है ना चीज़ों को एक्सपोज कर देते हैं, और इतनी जल्दी क्लाइंटेज के साथ हमारा ट्रेडिशनल एक रोल चल रहा है, तो आपने उनको फैक्ट्स जो है वो जल्दी क्यों डिलीवर कर दिए। एक चीज़ तो ये है सर। आप जो है ना दूसरी बस अब चीज़ आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, आप अपने अपनी वकालत अब शुरू कर दें, कोई फर्क नहीं सर, पड़ता आपको। दूसरी आ जाएगी प्रोसीजर का वकालत, इशू। क्योंकि अब इस एज के अंदर आफ्टर 40, आप देखिए कि 40 इज द एज ऑफ विजडम। नबूवत भी 40 पे अल्लाह ताला ने इस वजह से दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी, हमारे आखिरी पैगंबर प्यारे हैं, ताकि 40 साल तक उनका करेक्टर बिल्ड हो रहा था। 40 साल की उम्र में तक उनका अरब में ये करेक्टर बिल्ड हो चुका था कि जब पहाड़ पे चढ़कर उन्होंने लोगों को कहा, अगर मैं कहूं कि पीछे से कोई फौज आ रही है आप पे हमला करने, तो आप यकीन करेंगे? सब ने कहा कि जी बिल्कुल, हम आपकी बात पे यकीन करते हैं, आप सच बोल। तो ये, अब आप 43 हैं, अब आपको जो है, मैं समझता हूं कि आप अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट करें। एक्सेस टू जस्टिस किताब खरीद लें और एक नीश पकड़ लें। अब आप एक नीश क्रिमिनल को आप स्टार्ट कर लें, और क्रिमिनल के केसेस आपको जेल से फ्री भी मिल जाएंगे। उसमें ये होता है कि आपको पैसे तो नहीं मिलते लेकिन आपकी प्रैक्टिस बिल्ड होना शुरू हो जाती है।
आपकी जब प्रैक्टिस बिल्ड होगी, लोग जानेंगे तो खुद ही। और एक्सेस टू जस्टिस किताब आप पढ़ना शुरू कर जी जी दें। बिल्कुल ठीक है सर। मैंने वो मैंने कल वाला सुना था आपका ना, उसमें मैंने बना लिया, इंशाल्लाह दे आऊंगा कल। हाँ, ये एक्सेस टू जस्टिस मैंने कल नहीं बताई थी, एक्सेस टू जस्टिस मैंने आज बताई है। ये लाजमन ले लें और इंडिपेंडेंट हो जाएं, किसी को ज्वाइन ना करें। अच्छा सा मुंशी एक देख लीजिएगा, मिल जाते होते हैं, अच्छा मुंशी रख लें, इंडिपेंडेंट हो जाएं, घर से बैठ के ऑपरेट करें, दफ्तर भी नहीं बनाने की जरूरत खर्चा करने की। आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दें इंटरनेट के ऊपर, आपके पास क्लाइंटेल आना शुरू होते हैं। सर वो कल वाला फोरम एक 500 आपने शायद बताया था, वो बता दीजिए आर्टिकल के लिए। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। इंशाल्लाह ये लेक्चर खत्म होने लगा, बहुत अच्छा लगा जी मुझे आप सब लोगों के साथ अपनी सारी ये बातें शेयर करके। सेक्शंस आर्टिकल्स याद नहीं रहता, याद याद रह जाएगा। जब बार बार उस केस, जब एक ही तरह के बार बार केस करेंगे तो याद हो जाएगा। जी सलमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। बनाएं आप, इंडेक्स डायरी बनाएं, एक इंडेक्स रजिस्टर्ड होता है, फिर अगर कोई और लेक्चर हमारा हुआ तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे बनाना होता है उसको, तो आपको वक्त के साथ याद हो जाता है। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त अस्सलाम खत्म होता है, वालेकुम। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात रहेगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। चलो जी। हेलो।